राम राम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी है, अपना बलिदान दिया है, फांसी को हंसते हंसते चूमा है। लेकिन हमें उनमें से कुछ चंद लोगों को जानते हैं। अगर चंद लोगों की बात करें तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी बहुत सारे, खुदीराम बोस, इन लोगों को जानते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 7 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, तब जाके हमें आज़ादी मिली। आज मैं बताने वाला हूँ ऐसे ही 3 भाइयों के बारे में जिनका नाम है चापेकर बंधु। आपने शायद कभी इनका नाम सुना हो या कहीं पे ज़िक्र हुआ हो बस। इससे ज़्यादा शायद मुझे लगता नहीं है आपको इन लोगों के बारे में पता हो, लेकिन मुझे लगता है कि इनके बारे में आपको जानना चाहिए। चापेकर बंधु बहुत कम लोग जानते हैं कि ये पूर्ण स्वराज के लिए समृद्ध थे और ये लोकमान्य तिलक को सबसे ज़्यादा मानते थे और हिंदुइज़्म को लेके इनके जो व्यूज़ थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ये भी बहुत बड़े लेवल के क्रांतिकारी थे, लेकिन कुछ कारणों से और लोग ऐसा मानते हैं कि ये हिंदुत्व को लेके चलते थे, इसलिए इनका मेंशन ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन जो इनने बलिदान दिखाया वो काबिल तारीफ थी। चापेकर बंधु पुणे और महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा अपना गंतव्य और कार्य करते थे। ये आज़ादी के लिए लोगों को ट्रेन करते थे, उन्हें शिक्षा देते थे और श्लोक पढ़ के सुनाते थे, जैसे गीता हुई, महाभारत हुई। इसके बारे में बताते थे और समझाते थे कि भाई, जब हमारे गुरुओं ने, हमारे भगवान ने भी अपनी आज़ादी के लिए और सत्य के लिए लड़ाई लड़ी है, तो हमें भी लड़ना चाहिए। बात शुरू होती है 1897 में, जब पुणे सिटी में बहुत ज़्यादा प्लेग फैला हुआ था। प्लेग उस टाइम बहुत बेकार बीमारी हुआ करती थी जो चूहों से फैलती थी, और ये बीमारी इतना रौद्र रूप ले लेती थी कि इसके फैलने के बाद लोगों की लगातार डेथ होती थी और इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़े लेवल पे एक्शन लेना होता था। सो जैसे प्लेग की बात गवर्नमेंट तक पहुंची, तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी इस बात की भनक थी कि इस एरिया में चापेकर बंधु और दूसरे हिंदूवादी नेता आज़ादी की लड़ाई के लिए एक सेना भर्ती कर रहे हैं और इन्हें डिमोलिश करना बहुत ज़रूरी है। सो गवर्नमेंट ने एक प्लान रचा। गवर्नमेंट ने क्या करा, रैन नाम का एक अधिकारी प्लेग कमिश्नर बना के पुणे के आसपास के एरिया में भेजा। रैन जो थे वो बहुत क्रूर अधिकारियों में से एक हुआ करते थे और उनका जो रवैया था वो बहुत ऑब्लिगेटरी माना जाता था कि भाई इनसे दूरी रहो तो ही अच्छा रहेगा। रैन को देखा जाए तो कानूनी तौर पे सिर्फ एक कमिश्नर प्लेग के लिए बनाया गया था, लेकिन उनका एजेंडा था वो कुछ और था। उनकी इच्छा थी या उनकी मंशा ये थी कि यहाँ पे जो ये आज़ादी और क्रांतिकारियों की बातें चल रही हैं और ये चिंगारी जो ये लोग फैला रहे हैं, इसको किसी भी तरीके से दबाना है। तो उन्होंने बिना किसी सो कॉल्ड नोटिस दिए हुए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके घर को खाली करवाने का आदेश दिया। जिन्होंने खाली नहीं करा उनके घर तुड़वा दिए गए। जिन लोगों ने खाली घर नहीं किया, और इवन ये भी बोला जाता है वो इतना क्रूर था कि प्रेग्नेंट लेडीज और छोटे बच्चे तक को उसने नहीं बख्शा था और उनको घर के बाहर कर दिए। तो जो उनकी बात नहीं मान रहा था, उस टाइम प्लेग के कानून बहुत सख्त हुआ करते थे, तो गवर्नमेंट के ये रूल थे, अगर कोई बात नहीं मानता है तो आप उसको सीधा उठा के जेल में डाल देते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि उसने छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट बुजुर्ग तक को जेल में डाल दिया था और इतनी ज़्यादा क्रूरता दिखाई थी कि 1000 लोगों के आसपास की डेथ उस टाइम हुई थी। वो अनपब्लिश था, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 1000 लोग मारे गए थे। अब वो प्लेग से मारे गए हो सकते हैं या इसके दंड के द्वारा भी मारे जा सकते हैं। तो ये बात जब चापेकर बंधु तक पहुंची तो उन्होंने बड़ा हर्ट हुआ कि भाई, हम हमारे देशवासियों को नहीं बचा पा रहे, तो फिर इस क्रांतिकारी या फिर क्रांतिकारी होने का कोई मतलब नहीं होता। तो फिर चापेकर बंधु लोकमान्य तिलक के पास गए और उन्होंने बोला कि गुरुजी क्या किया जाए। तो लोकमान्य तिलक ने बोला कि भाई देखिए, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो फिर आपको अपना बलिदान देना पड़ेगा। मतलब अगर आप उसकी हत्या करते हैं या फिर उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो फिर आपको अपनी गिरफ्तारी देनी होगी और हमारे क्रांतिकारी रूल के अकॉर्डिंग आप अपना डिफेंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। आप अगर पकड़े जाते हैं या आप अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं तो आप कोई डिफेंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। आप सीधा जाके बोलेंगे कि आपको जो सज़ा देनी हो दे दो, हम कोई भी आपसे गिड़गिड़ा के या फिर आपसे क्षमा याचना नहीं करेंगे। तो ये बात लोकमान्य तिलक ने उनको बहुत अच्छे से समझा दी। चापेकर बंधु इस बात को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे और उन्हें ये भी पता चला था कि रैंड जो था वो गायों को लेके भी बहुत ऑब्लिगेट था। उसने बहुत ज़्यादा गो हत्या करवाई थी और गो हत्या करवाने के बाद ऐसा बोला जाता है कि वो जितनी भी गाय उस एरिया में या फिर जितने भी स्लॉटर हाउस थे उसको बढ़ावा देना चाहता था ताकि एक्सपोर्ट और बढ़ जाए उस टाइम।
तो इस बात से भी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। रैंड के आने के बाद जैसे अफरा तफरी मच गई वो पूरे एरिया। तो चापेकर बंधु ने उसका प्लान किया कि नहीं, इसको अब रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना ये मामला बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो चापेकर बंधु ने प्लान बनाया और लगभग 1 या 1.5 साल के बाद चापेकर बंधु ने उसकी हत्या कर दी और हत्या करके सीधा जाके वो मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो गए, पुलिस स्टेशन में चले गए कि नहीं भाई हमने हत्या करी है। हत्या के बाद जब ट्रायल शुरू है, ट्रिब्यूनल ने बोला कि क्या आपको कोई डिफेंस प्रोड्यूस करना है या आप अपने बचाव में कुछ बोलना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, आपको जो भी सजा देनी हो हम मंजूर है, हम कोई भी डिफेंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हमें इस बात की कोई गिल्ट नहीं है। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि अगर कोई अत्याचार करता है तो उसको वध करना या उसका वध करना बिल्कुल जायज़ माना जाता है। और ये प्रेरणा हमें हमारे शिवाजी से मिलती है, क्योंकि शिवाजी ने जब अफजल खान का वध किया था तो वो अपने लिए नहीं किया था, वो किया था कि देश हित में, समाज हित में और लोगों के हित में किया था। वही काम हमने किया है और अगर आप हमें कोई भी सजा देना चाहते हैं तो हम खुशी खुशी लेने को तैयार। कुछ टाइम बाद जब ट्रायल चला तो उसके बाद उनको फांसी की सजा दे दी गई थी और उन्होंने हंसते हंसते वो फांसी की सजा कबूल कर ली। इसके बाद चापेकर बंधु की तरफ से कांग्रेस ने एक पिटिशन दायर करी थी कि भाई हम इनका केस लड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये अपना पक्ष पूरी तरीके से रखे। लेकिन चापेकर बंधु ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, अब हम अपना डिफेंस या हम हमारा कोई भी स्पष्टीकरण सरकार के सामने प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सरकार चाहे तो हमें आज ही मौत की सजा दे दें, लेकिन हम फांसी कबूल करेंगे, लेकिन किसी के सामने झुकना कबूल नहीं करेंगे। ऐसे ही एक परिवार के तीनों बेटों ने एक साथ शहादत दे दी, लेकिन जो खतरनाक अधिकारी था रैंड, उसको वहां से हटा दिया और उसका जो असिस्टेंट था, उसका असिस्टेंट था एक स्टूअर्ट करके, उसको भी उनने उसकी भी हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर इसको हटाएंगे तो इसको बनाया जाएगा और रैंड से भी खतरनाक स्टूअर्ट था। सो इस तरीके से उन्होंने उस सिचुएशन को संभाला और अपना शहादत दिया, बलिदान दिया। अगर वो शायद उस टाइम अगर उनको एलिमिनेट नहीं किया गया था, अगर रैंड को और स्टुअर्ट को नहीं मारा होता, तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ, हो सकता है उस आंदोलन को वो लोग वहीं ख़त्म कर देते और जो युवा इनकी सेना में भर्ती होते थे या फिर जो जन चेतना ये लोग चला रहे थे लोकमान्य तिलक के अंडर में, वो शायद वहीं ख़त्म हो जाती। और शायद जो 1914 के बाद जो मूवमेंट्स थोड़ा देश में शुरू हुए, शायद वो वहीं फीके पड़ जाते। और यही वो टाइम हुआ था जिस टाइम पे लोकमान्य तिलक ने अपनी मीटिंग को पूरी करने के लिए शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की प्रतिष्ठा रखी थी। और फिर से ये जो साल दर साल एक बार साल में ये पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता था, ताकि हम लोग वो लोग अच्छे से पूरा सिस्टम बना लें, लोगों को प्रेरित करें और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से लड़ाई शुरू की जाए। तो गाइस, मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक सैल्यूट बनता है चापेकर बंधु के लिए, जिन्होंने बिना अपना कुछ सोचे समझे अपने देश के लिए शहादत दी, बलिदान दिया। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अच्छे इंसान के बारे में जानने के लिए, इवन हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।